घर। इस शब्द के मायने सभी के लिए अलग हैं। कुछ लोग लोगों में घर ढूंढते हैं तो कुछ लोग चीजों में। जैसा कि गुलजार साहब कहते हैं, पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर। पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर, उसी हथेली पर घर बना लो कि घर वही है और पनाह भी। मौजूदा हालात में हम सभी का सबसे ज्यादा वक्त घर पर गुजर रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर वापस लौट सके हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शायद अभी तक घर वापस नहीं लौट पाए हैं। और बस इसलिए आज रुक के इस एपिसोड में हम घर पर लिखी कुछ कविताओं पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ फारिया और मेरे साथ है मेरी दोस्त सुरभि। वेलकम सुरभि। हाय फारिया। घर इस शब्द के मायने चार दीवारियों और एक छत से बहुत ज्यादा है। और शायद यही वजह है कि घर पर न जाने कितनी ही कवियों ने कितनी ही कविताएं लिखी हैं। और ठीक भी है, घर को डिफाइन कर पाना इतना आसान नहीं। कभी तो एक छोटा सा कोना आपका पूरा घर हो जाता है और कभी एक पूरा मकान भी घर नहीं हो पाता। तो आज जो पहली कविता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की घर की याद। और ये कविता भी घर पर कई इमोशंस को बयान करती है। हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं कि घर से दूर हैं, घर वालों को याद कर रहे हैं, लेकिन ये बात हम उन्हें बता नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। और ये कविता इस इमोशन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। मुझे जो इस कविता में सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि ये शुरू तो एक बहुत ही सहज तरीके से होती है, लेकिन जब तक ये खत्म होती है, ये आपको एक यात्रा में ले जाती है। और जब तक आप इसको पूरा पढ़ते हैं, आप कहीं और ही होते हैं। तो चलो इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इस पर आगे बातचीत करेंगे। और क्योंकि ये कविता थोड़ी लंबी है, हम मिलकर इसे पढ़ेंगे। घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है, ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना, क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी, अभी तक चुपचाप है सब, रात वाली छाप है सब। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही है हवा सरसर, कांपते हैं प्राण थर थर। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। आज का दिन दिन नहीं है, क्योंकि इसका छिन नहीं है। एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनी। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक घिर रहा है। पिताजी भोले बहादुर, वज्र भुज नवनीत साउर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता,
काम में झंझाल रचता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, छत के नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवे का नाम लेकर। पांचवा हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूं अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है। यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी। उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी झाड़ी। खुले सिर नंगे बदन वह, घूमता फिरता मगन वह। बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी का लगाता। तुझे बतलाता की बेला, ने फलानी फूल झेला। तू कि उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। मैं न रोऊंगा कहा होगा, और फिर पानी बहा होगा। दृश्य उसके बाद का रे, पांचवे की याद का रे। भाई पागल बहन पागल, और अम्मा ठीक बादल, और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला। शर्म से रो भी न पाए, खूब भीतर छटपटाए। आज ऐसा कुछ हुआ होगा, आज सबका मन चुआ होगा। अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है। एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। ढेर है उनका न फाके, जो कि किरणें झुके झांके। लग रहे हैं वे मुझे यूं, माँ की आंगन लीप दे ज्यों। गगन आंगन की लुनाई, दिशा के मन में समाई। 10 दिशा चुपचाप है रे, स्वस्थ मन की छाप है रे। झाड़ आंखें बंद करके, सांस सुस्थिर मंद करके, हिले बिन चुपके खड़े हैं, क्षितिज पर जैसे चढ़े हैं। एक पंछी बोलता है, एक पंछी बोलता है, घाव उड़ के खोलता है। आदमी के और बेचारे, किस लिए इतनी त्रिशारे, किस लिए इतनी त्रिशारे। तू जरा सा दुख कितना सह सकेगा, क्या कि इतना। और इस पर बस नहीं है, बस बिना कुछ रस नहीं है। हवा आई उड़ चला तू, लहर आई मुड़ चला तू। लगा झटका टूट बैठा, गिरा नीचे फूट बैठा। तू की प्रिय से दूर होकर, बह चला रे पूर होकर। दुख भर क्या पास तेरे, अश्रु सिंचित हास तेरे। पिताजी का वेश मुझको दे रहा है क्लेश मुझको। देह एक पहाड़ जैसे, मन की बड़ का झाड़ जैसे। एक पत्ता टूट जाए, बस की धारा फूट जाए। एक हल्की चोट लग ले, दूध की नदी उमग ले।
एक टहनी कम न होले, कम कहाँ कि खम न होले। ध्यान कितना, फिक्र कितनी, डाल जितनी जड़े उतनी। इस तरह का हाल उनका, इस तरह का ख्याल उनका। हवा उनको धीर देना, यह नहीं कि जी चीर देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर झेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूं न कहना अस्त हूँ मैं। रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। पांचवें को वे न तरसे। वाह! सच में बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। ऐसा लगता है जैसे एक-एक पंक्ति मिलकर एक पूरी तस्वीर बना रही हो। जब मैं ये कविता पढ़ रही थी तो ऐसी कई बातें थी इसमें जो मेरे मन में हजारों सवाल उठा रही थी। शुरुआत में जब कवि कहते हैं कि बहन मायके आई है, सावन के महीने में आई है, तो खुशी का माहौल होना चाहिए। लेकिन घर परिताप का घर है, दुख का घर है। आखिर क्यों है ऐसा? दर्शकों को मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि भवानी जी ने जब ये कविता लिखी तब वो जेल में थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। सावन का महीना, तेज बारिश और वो जेल में है। उन्हें घर की बहुत याद सताती है और उस वक्त उन्होंने ये कविता लिखी थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कविता से हम आज भी ठीक वैसे ही रिलेट कर पाते हैं जैसे शायद इसे 1942 में पढ़ने वालों ने किया होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सावन के महीने का हमारे कल्चर में एक खास इम्पोर्टेंस है। इस महीने से बहुत त्योहार जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं। भवानी जी का ये पसंदीदा मौसम था। इस मौसम में लौकी के बीज माँ के साथ खेतों में बोने जाते थे और ऐसी कई बातें हैं जो उन्हें याद आ जाती हैं। उनके पिता भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसलिए माँ का कहना इस कविता में कि आपके आदर्शों और परंपरा पर अग्रसर है, इसी बात को दिखलाता है। भवानी जी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। कविता में सूत काटने का भी रेफरेंस है। वो गांधीवादी थे और उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। इनफैक्ट गांधीवादी विचारों से स्कूल खोलने के लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और यही वो दौरान था जब उन्होंने शायद ये कविता लिखी थी। हम्म। पता है फारिया, मुझे जब पहली बार ये कविता मिली थी मैं किसी जगह बारिश में अटक गई थी और ऐसे ही मोबाइल पर बैठकर कविताएं ढूंढ रही थी और जब मैंने इस कविता की पहली 4 लाइन्स पढ़ी मुझे लगा वाह, क्या सही वक्त पे बिल्कुल सही कविता मिल गई है। लेकिन ये नहीं पता था कि इसको पढ़ते-पढ़ते अपने अतीत का एक चक्कर मैं भी लगाऊंगी। कैसा इत्तेफाक है फिर भी, जब तुमने ये कविता मुझे दी तब यहाँ पर भी पानी गिर रहा था। बैंगलोर में बारिश का मौसम है और मैंने जब इसे पढ़ा तो बाहर के साथ साथ अंदर भी पानी बहने लगा। शुरुआत से ही बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी है बारिश की। बहुत ही इमोशनल कर जाती है कविता। संयुक्त परिवार, माता पिता का प्यार, भरा पूरा संसार।
इस कविता के कई हिस्से हैं जो काफी छू जाते हैं मन को, खास करके ये हिस्सा। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी सब से बस से सब विरस है। गौर करना सुरभि कि इसमें 3 लाइन्स में 3 बार बस आता है और हर बार एक अलग मायने देकर चला जाता है। कहीं ये बस है, कहीं बेबस है, तो कहीं बेवश है। कितना बेमिसाल है ना ये। और जैसा कि तुमने पहले भी कहा कि जब हम घर से दूर होते हैं तो हम कितनी भी परेशानी में हो, माँ बाप को हमेशा यही कहते हैं कि सब कुछ सही है, हम मजे में हैं। और ये कविता इस भावना को कितनी सादगी के साथ बयान करती है। आई मीन स्पेशली ये लाइंस कितनी सादगी के साथ बयान करती है। हाँ, और ना इस कविता का फ्लो भी धीरे धीरे आपको कई इमोशन से लेकर जाता है। ये शुरू तो उस व्यक्ति से होती है जो अपने घर को याद कर रहा है, फिर ये आपको उसके गांव तक ले जाती है, उसके घर तक ले जाती है, और कहीं ना कहीं आप उसके हालातों से खुद को कनेक्ट करने लगते हैं, उसके माता पिता में खुद के माता पिता को देखने लगते हैं। हम्म। और शायद यही वजह है कि मैं इस कविता को जितने भी बार पढूं, ये मेरे लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर ही रही है। मुझे ना एक और बात जो लगती है इस कविता में वो ये है कि इसमें पिता के व्यक्तित्व को, उनकी शख्सियत को बहुत उभारा गया है, जो बताता है कि भवानी जी पर उनके पिता का कितना गहरा प्रभाव था, उनके लिए बहुत आदर था, उन्हें आइडियलाइज करते थे। जो बूढ़े तो हो रहे हैं पर उन्हें बुढ़ापा कहीं से भी छू नहीं रहा। इतने स्ट्रांग होते हुए भी उनका दिल कितना नरम है, बेटे के लिए कितने भावुक हैं। मुझे सहज ही अपने पिता की छवि दिखाई दे गई, जिनसे मैं 1 साल से दूर हूँ, नहीं मिल पाई हूँ, और कहीं न कहीं इसी तरह आइडियलाइज़ करती हूँ। और हाँ, मेरे ख्याल से इस बात से तो हम सभी अग्री करेंगे कि दुनिया के सारे पिता शायद ऐसे ही होते हैं। वो जता नहीं पाते, लेकिन उनका मन भी ठीक उतना ही नर्म होता है जितना कि एक माँ का। एंड उस कविता की शैली में एक खास बात है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, कि इसमें हमारे बोलचाल के मुहावरे हैं, जैसे सोने पर सुहागा, कोक कलंकित करना, और उनका बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लगता है ना कि कविता में सिल गए हैं। हाँ, और इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक तो ये कि इस कविता की जो लय है वो बहुत ही सुंदर है, और भवानी प्रसाद मिश्र जी की कई कविताओं में ये विधा देखने को मिलती है। एक तो तुमने सुनी ही होगी स्कूल में, सतपुड़ा के घने जंगल। हुँ। और अगर तुम नोटिस करो तो हर पंक्ति में केवल 4 से 6 ही शब्द हैं, और इसी वजह से ये कविता एक गीत जैसी लगने लगती है। इनफैक्ट भवानी प्रसाद मिश्र जी की कई कविताओं का म्यूजिकल रेंडिशन तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और इनफैक्ट आज की जनरेशन चाहे तो कि इस कविता को बहुत ही आसानी से एक रैप जैसे भी गा सकती है। और जब मैं इसे पढ़ रही थी तो बहुत दिल कर रहा था कि मैं इसे गा कर पढ़ूँ, और कुछ लाइन्स को तो गुनगुनाने से मैं खुद को रोक भी नहीं पाई। हाँ, और मुझे तो वो काफी ही अच्छा ही लगा। खैर, ये कविता एक पॉइंट पे कहानी जैसी भी लगने लगती है, और भवानी प्रसाद मिश्र जी की कई कविताओं में ये भी नजर आता है। जैसे कि उनकी एक कविता है सन्नाटा, या एक और है जंगल के राजा। हुँ। और आखिर में जो इस कविता के बारे में कहना चाहूंगी वो ये कि ये कविता परत दर परत खुलती है, और ये भी उनकी कई कविताओं में नजर आता है। शुरू तो ये बहुत ही सहज तरीके से होती है, लेकिन जब तक आप इसको खत्म करते हैं, इस कविता की परतें और भी गहरी होने लगती हैं। खैर चलो, अब बढ़ते हैं अगली कविता की तरफ। बिल्कुल। घर, घर का हर एक कोना, उसमें रखी छोटी से छोटी चीज़ें, चाहे वो हमारी अलमारी हो, संदूक हो, किताबें हों, वो हर चीज़ से रिश्ता उतना ही जुड़ा होता है, जितना कि घर से। जैसे वो सब हमारा इंतज़ार कर रही हो। और इसी विषय में हमारी अगली कविता है, मंगलेश डबराल जी की घर, जो कि उनके पहले संकलन पहाड़ पर लालटेन का हिस्सा है, जो 1981 में प्रकाशित हुई थी। फरिया मंगलेश डबराल जी हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत ही माना हुआ नाम है,
और उनके साहित्य संसार में 5 कविता संग्रह, कई गद्य संग्रह, कई अंतर्राष्ट्रीय कवियों के अनुवाद हैं। इनफैक्ट उनकी कविताओं को भारतीय भाषाओं के अलावा भी कई विदेशी भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से तो नवाजा ही गया है, इसके अलावा भी उनको कई साहित्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आप सभी को सुनाती हूँ मंगलेश डबराल जी की घर। ये जो हाथ बांधे सामने खड़ा है, घर है। काली काठ की दीवालों पर सांप बने हैं, जिन पर पीठ टेकने के निशान हैं। इनमें दीमक लगी हैं, जो जब चलती हैं पूरा घर कांपता है। इसमें काठ का एक संदूक है, जिसके भीतर चीथड़ों और स्वप्नों का एक मिला जुला अंधकार है। इसको पिता ने दादा से प्राप्त किया था और दादा ने खुद कमाकर। घर जब टूटेगा, बक्स तभी उठेगा। कई बच्चे बड़े हुए इस घर में, गिरते पड़ते, आखिरकार खाने कमाने की खोज में तितर बितर होते हुए। यहाँ कुछ मौतें हुई, कुछ स्त्रियां रोई इस तरह कि बस उनका सुबकना सुनाई दे। कुछ बहुत पुरानी चीजें अब भी बचती हैं घर में। दिन भर लकड़ी ढोकर माँ आग जलाती है। पिता कारखाने में चिट्ठी का इंतजार करके लौटते हैं, हाथ पांव में दर्द की शिकायत के साथ। रात में जब घर कांपता है, पिता सोचते हैं, जब मैं नहीं हूं क्या होगा इस घर का। वाह! घर जब टूटेगा बक्स तभी उठेगा। कितनी खूबसूरत कविता है ये, कितनी मार्मिक। पारिया मंगलेश डबराल जी एक बहुत ही युवा अवस्था में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से रोजगार के सिलसिले में दिल्ली आए और इसी विस्थापन का दर्द उनकी कई कविताओं में नजर आता है, खास करके उनकी प्रारंभिक कविताओं में, जहां वो प्रकृति की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, स्मृतियों के बारे में बात करते हैं। और ये कविता भी इसी लीक में है। और इसे पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे घर भी भावनाओं से भरा पूरा एक इंसान हो और घर में बसी सारी चीजें जैसे जीवित हो गई। सुरभि, इस कविता में घर के अकेलेपन का जो बयान है, पढ़कर रूह कांप जाती है। यू नो, पाँव का दर्द, हाथ पाँव का दर्द, बुढ़ापे की स्ट्रॉन्ग इमेजरी जो माँ बाप के साथ साथ घर की भी आ गई है। जो चलता है तो कांपता है, अपने गांव की मिट्टी में अकेलापन लिए बस खड़ा है, जो कभी भरा पूरा था। इस इंतजार में कि उसमें रहने वाले लोग कब आएंगे, जो बहुत दूर निकल गए हैं। आंखें बस रास्ता देख रही हैं। मैं जितनी बार भी ये कविता पढ़ती हूँ, घर की वीरान आंखों को देख पाती हूँ। हाँ फारिया, और मुझे जो इस कविता में सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि कितनी सहज भाषा में कितनी गहरी बात कह दी गई है। और आप उसे इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि सचमुच ही पुश्तैनी घरों में रहने वाले जब नहीं रहेंगे तो उन घरों का क्या होगा। और मैं जितनी ही बार इस कविता को पढ़ती हूँ, मेरी नजरों के सामने मेरे बचपन का घर तैर जाता है। और इसमें एक बाप की चिंता को भी कितनी सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है कि जब वो नहीं रहेंगे तो इस घर के सारे सदस्यों को एक साथ बनाए रखना किस तरह मुमकिन हो सकेगा, जो कि अब तितर बितर हो गए हैं। तो इस कविता की ये सारी बातें मेरे दिल को सच में बहुत छू जाती। तो इसी के साथ हम ये आशा करते हैं कि जो अपने घर और देश से दूर हैं, वो जल्दी ही घर को वापस आ जाए, अपनों से मिल सके। और जिन घरों को कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है, उनके रहने वालों से हमारी ये गुजारिश है कि वो घर की तरफ भी अपना रुख करें। Home is where one starts from. As we grow older,
The world becomes stranger, the pattern more complicated. In my end is my beginning. धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इंतजार कीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया और फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार।